पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो दुख के संबंध में, या यूं कहें कि ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। ये जो बुद्ध का पहला उपदेश था जिसको कि इन्होंने सारनाथ में दिया था, इस उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म प्रवर्तन चक्र कहा जाता है। और इस उपदेश में इन्होंने दुख को चुना था, दुख बिंदु को चुना था, दुख टॉपिक को चुना था इस उपदेश में बोलने के लिए। और दुख के संबंध में इन्होंने 4 आर्य सत्य की बात की। दुख के संबंध में पहला इन्होंने आर्य सत्य बताया कि आपको पहले मानना पड़ेगा कि संसार में दुख है। जब ये बात आप मान लोगे तो दूसरा इन्होंने आर्य सत्य बताया कि जब संसार में दुख है तो इस दुख का कुछ कारण भी होगा। और दुख का कारण जो है वो मनुष्य की इच्छाओं को इन्होंने बताया है कि जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो दुख का कारण है। फिर तीसरा इन्होंने आर्य सत्य की बात की कि अगर इच्छाओं का पता चल जाए, मनुष्य के दुख का कारण पता चल जाए, तो इस दुख का निवारण भी किया जा सकता है। और निवारण के ऊपर इन्होंने तीसरा अपना आर्य सत्य बताया था। और चौथा आर्य सत्य इनका ये था कि जब कारण पता चल गया है, निवारण पता चल गया है, तो निवारण का तरीका क्या होगा। निवारण के तरीका के लिए उन्होंने अष्टांगी मार्ग के बारे में बताया था। अब अष्टांगी मार्ग क्या है, तो अष्टांगी मार्ग जो है वो अब बौद्ध धर्म के लोगों के लिए है। पढ़ने वालों के लिए, तैयारी करने वालों के लिए सिर्फ इतना 4 आर्य सत्य जो है वो काफी है, इतना ही आप ध्यान में रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्जाम हुआ था 2025 में, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ये सारे क्वेश्चंस जिस भी एग्जाम में यूपी स्पेशल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए बड़े ही ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया था। तो ये कौन सी इलाहाबाद की किस वर्ष की संधि थी। तो ये इलाहाबाद की संधि जो है वो 1765 ईस्वी में हुई थी। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये इलाहाबाद की जो संधि है ये आखिर में हुई क्यों थी। तो आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और इस बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो अंग्रेज थे और दूसरी तरफ 3 सेनाएं थी। एक तो बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, उसकी सेना थी। दूसरी सेना जो अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला, उसकी सेना थी। और तीसरा जो दिल्ली का बादशाह था शाह आलम द्वितीय, उसकी सेना थी। लेकिन इन 3 सेनाओं के होने के बाद भी अंग्रेजों ने इन तीनों की तीनों सेनाओं को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद फिर अंग्रेजों ने इलाहाबाद में इन लोगों के साथ में संधि की। इलाहाबाद में 2 संधियां हुई। एक संधि जो है वो 12 अगस्त को हुई और दूसरी संधि जो है वो 16 अगस्त को हुई थी। 12 अगस्त के दिन अंग्रेजों ने जो दिल्ली का बादशाह था शाह आलम द्वितीय, उसको बुलाया और उससे इन्होंने संधि की। संधि क्या किया, इसने कहा कि बंगाल का जितना भी पूरा इलाका है अब वो हमारे कब्जे में होगा, वहाँ की दीवानी, वहाँ की कर व्यवस्था सब हमारे हाथ में होगी। तो वहाँ का जो दिल्ली का बादशाह था शाह आलम द्वितीय, इसने कहा कि अरे सरकार, हमारा सारा का सारा कर तो उसी क्षेत्र से आना है, अगर आप वही ले लोगे तो फिर हमारे पास बचेगा क्या। तो अंग्रेजों ने कहा कि चलो अवध का इलाहाबाद और कड़ा, ये जो 2 क्षेत्र है इसको हम अवध से तुम्हें दिलवा दे रहे हैं। और साथ में तुम्हारे खर्चे के लिए हम 26 लाख का सालाना तुम्हें पेंशन भी देंगे। ये 12 अगस्त की संधि हो गई। फिर 16 अगस्त की संधि को क्या बोलते हैं कि वो अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दौला, उसको बुलाया और इससे अंग्रेजों ने संधि की। कहा अंग्रेजों ने कि तुम्हारा जो 2 क्षेत्र इलाहाबाद और कड़ा जो है, इसको तुम्हें दिल्ली सल्तनत के अधीन, अरे सॉरी, दिल्ली में जो शाह आलम द्वितीय है उसको तुम्हें देना पड़ेगा। दूसरा, इस युद्ध में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए तुम्हें 50 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। और तीसरा, अंग्रेजों ने
कहा कि अवध में अब जितने भी अंग्रेज हैं वो कर मुक्त व्यापार करेंगे। ये थी इलाहाबाद की संधि, जो कि 2 दिन हुई थी, 12 अगस्त और 16 अगस्त के दिन। और ये वाला एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है किस एग्जाम में पूछा गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था। तो जो उन्नाव जिला है आज के वर्तमान का, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसको पहले सवाई गोदो के नाम से जाना जाता था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो उन्नाव जिला है ये बना था आज से लगभग 1200 साल पहले। 1200 साल पहले एक शासक हुआ था गोदो सिंह। उसे गोदो सिंह ने जंगल के एक भाग की साफ सफाई करवा करके वहां पर एक शहर बसाया और उस शहर का नाम जो है वो सवाई गोदो रखा गया। और उसी शहर को आज वर्तमान में उन्नाव जिले के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में बात करें तो ये जो उन्नाव जिले है यहाँ पर वर्तमान में 6 तहसीलें हैं और ये जो है वो 16 विकास खंडों में बटा हुआ है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था। तो जो बड़ा इमाम बाड़ा है इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण जो है वो आसफ उद्दौला ने 1784 ईस्वी में किया था। लेकिन इसमें आसफ उद्दौला का कहीं नाम नहीं दिया हुआ था, तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो इसमें भी आसफ उद्दौला भी गूगल में बता रहा था, लेकिन किताब जो थी उसमें दिया हुआ है सफदरगंज का नाम, कि जो सफदरगंज है इसने बड़ा इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वो उसका निर्माण करवाया है। तो आप देख लीजिएगा बाकी कि जो बड़ा इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका निर्माण किसने करवाया, सफदरगंज ने करवाया। इसलिए जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे पूछ ले कि बड़ा इमाम बाड़ा जो है इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण जो है वो आसफ उद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो इमाम बाड़ा है ना, इसी को भूल भुलैया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसने की थी। तो ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। इसलिए जो ऑप्शन बी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। ये जो एनी बेसेंट हैं इन्होंने 1898 ईस्वी में बनारस में एक कॉलेज बनाया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। किस लिए, ताकि जो भारतीय शिक्षा है इसको यूरोपीय शिक्षा के साथ में मिला करके आगे की तरफ बढ़ाया जा सके, भारत के लोगों को शिक्षित किया जा सके, इसलिए इन्होंने इस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। लेकिन बाद में फिर मदन मोहन मालवीय आए, इन्होंने कहा कि कॉलेज से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें यूरोपीय शिक्षा के साथ में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें यूनिवर्सिटी की आवश्यकता होगी। और इसीलिए 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने इसी कॉलेज के ऊपर जो है वो इसी कॉलेज के ऊपर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो हमारे देश में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है वो सरोजनी नायडू को कहा जाता था। किसको, सरोजनी नायडू को। इसलिए जो ऑप्शन बी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, नाइटिंगेल का मतलब क्या होता है। तो नाइटिंगेल का मतलब होता है कोकिला। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का मतलब भारत कोकिला। भारत कोकिला क्यों कहा जाता था सरोजिनी नायडू को, क्योंकि यह एक कवित्री थी। ये बहुत ही अच्छी कविताएं लिखती थी और गाती भी थी। इनकी बातों में लय था, माधुर्य था, व्यंग्यात्मक काव्य था, इसीलिए इनको भारत का नाइटिंगेल कहा जाता था। एक बात इनसे और आपको ध्यान रखनी है कि कांग्रेस का 1925 वाला जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था, उस कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, इसलिए ये अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है। तो फतेहपुर सीकरी की बात करें हम लोग, ये जो फतेहपुर सीकरी है इसकी स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। इसलिए जो ऑप्शन बी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा।
फतेहपुर सीकरी की हम लोग बात करें तो फतेहपुर सीकरी का शाब्दिक अर्थ होता है विजय का शहर। विजय का शहर मतलब जो अकबर था, ये गुजरात विजय के बाद जो है, गुजरात विजय के बाद इसने इस फतेहपुर सीकरी नामक शहर को बसाया था, विजय शहर। और यहीं पर इसने बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। क्या? बुलंद दरवाजा बनवाया था इसी फतेहपुर सीकरी में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो फतेहपुर सीकरी है, ये 1571 से लेकर के 1585 ईस्वी तक मुगलों का ये केंद्र भी रहा था। ये मुगलों की राजधानी के रूप में भी कार्य किया था, इसलिए ये फतेहपुर सीकरी काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से हैं? तो जो प्रसिद्ध कवि थे, कवि के साथ में एक विद्वान भी थे, एक सूफी संत भी थे, वो यूपी के किस शहर से आते थे? तो इनका जन्म जो है वो यूपी के पटियाला में हुआ था, इसीलिए जो ऑप्शन ए है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। पटियाला की बात करें तो पटियाला कहाँ पर है? तो पटियाला जो है वो एटा जिले में पड़ता है, और पटियाला को अब कासगंज के नाम से जाना जाता है। यहीं पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो को जाना जाता है खड़ी बोली के प्रचार प्रसार करने के लिए। जो खड़ी बोली है, कानपुर के साइड में जो बोली जाती है, इसको, इसका प्रचार प्रसार करने का, इसको निखारने का श्रेय जो है वो अमीर खुसरो को दिया जाता है। साथ में अमीर खुसरो को ही सितार, दो सितार और तबला, सितार और तबला जो वादक यंत्र हैं, इनका भी आविष्कार करने का श्रेय जो है वो अमीर खुसरो को दिया जाता है। और ये एक बहुत अच्छे कवि भी थे, इसीलिए अमीर खुसरो को तूती ए हिंद भी कहा जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित करके कहां पर ला दी गई? तो 1858 में जब 1857 की क्रांति खत्म हो गई, अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया, तो बहुत बड़े तौर पर प्रशासनिक बदलाव किया था, और इसी बदलाव में उत्तर पश्चिम क्षेत्र से दिल्ली डिवीजन को अलग कर दिया। जबकि उस समय तक उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है वो आगरा से चलाया जा रहा था, और आगरा से हटा करके इसको इलाहाबाद में कर दिया गया। कहाँ पर? इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये हमारा बिल्कुल सही होगा। 1858 में इलाहाबाद राजधानी आने के बाद लगभग ये 60 साल तक ये इलाहाबाद में बनी रही। फिर साल आया 1921 का। 1921 के बाद लखनऊ में विधानसभा बना, और फिर इलाहाबाद से राजधानी जो है वो फिर लखनऊ में शिफ्ट कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से संबंधित थे। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से इनमें से कौन संबंधित थे? लाला लाजपत राव, भीमराव अंबेडकर, अशफाकुल्ला खान या फिर बख्त खान? तो स्वतंत्रता सेनानी की हम लोग बात करें तो जब 1857 में क्रांति हुई थी देश में, उस समय जो बख्त खान थे, इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। और जो बख्त खान है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए जो ऑप्शन ए है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। 1857 की क्रांति के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है वो 10 मई को हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में जो सैनिक हैं उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों की हत्या कर दी, और उसके बाद वहां से पैदल कूच करके दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली में शाह आलम द्वितीय जो है वो वहाँ पर बादशाह था दिल्ली का, वहाँ पर उसको अपना बादशाह घोषित कर दिया। और चूंकि ये शाह आलम द्वितीय के कमांडर इन चीफ थे बख्त खां, तो इन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली से 1857 की क्रांति की जो है वो शुरुआत हो गई। और ये जो बख्त खान है ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे बिजनौर से, इसलिए इनका संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो किसान सभा जो उत्तर प्रदेश में बनी थी उसके संबंध में कौन सा कथन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन दिया है कि 1920 ईस्वी में रूर में प्रतापगढ़ में इसका गठन किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है।
जो किसान सभा है इसका गठन जो है वो 17 अक्टूबर को किया गया था। 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को 1920 ईस्वी को जो है वो प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। मतलब कि पहला जो कथन दिया है ये बिल्कुल सही है। जो दूसरा कथन दिया है ये कह रहा है कि किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में ये बनाई गई थी। ये भी बिल्कुल सही बात है। जो किसान सभा है ये किसानों की रक्षा के लिए, जो तालुकदार थे उस समय के, जो लोग कर वसूलते थे वो बहुत ही परेशान करते थे, बहुत ही शोषण करते थे किसानों का, इसलिए उनके विरुद्ध में ये किसान सभा बनाई गई थी। मतलब कि जो दूसरा कथन है ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो तीसरा कथन है ये देखिए, ये कह रहा है कि नजराना और बिगाड़ का उन्मूलन करने का आह्वान किया गया था। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय नजराना दिया जाता था। नजराना का मतलब उपहार दिया जाता था। जो किसान थे उनसे जबरदस्ती उपहार दिलवाया जाता था। देते नहीं थे लोग, जबरदस्ती का दिलवाया जाता था। और बेगारी करवा ली जाती थी। बेगारी का मतलब कि उनसे काम करवा लिया जाता था, उनसे उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था। इसीलिए इस सभा, ये जो आंदोलन हुआ था किसान सभा ये जो बनी, इसमें नजराना और बेगारी के उन्मूलन का आह्वान किया गया कि अब कोई भी नजराना नहीं देगा, कोई भी बेगारी का काम नहीं करेगा। इसलिए जो तीसरा वाला कथन है ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। चौथा कथन को देखिए, ये कह रहा है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इसके मुद्दे को समर्थन किया। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो किसान सभा थे इसको कांग्रेस का पुरजोर समर्थन प्राप्त था। मतलब कि ये भी बिल्कुल सही है। जो पांचवा कथन दिया है इसमें दिया है कि चरण सिंह के द्वारा ये किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना चरण सिंह ने नहीं किया था, बल्कि इसकी स्थापना जो है वो बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बाबा रामचंद्र के द्वारा एक की गई थी। बाबा रामचंद्र की बात करें हम लोग तो ये महाराष्ट्र के एक संत थे जो घूम घूम करके राम की कथा सुनाते थे, रामचरितमानस का गायन करते थे। अवध वाले क्षेत्र में आए तो यहाँ पर गरीब, यहाँ पर किसानों की दशा देख करके यहाँ पर ये आंदोलन शुरू कर दिए थे। अर्थात ये जो पांचवा वाला कथन दिया है ये गलत दिया हुआ है। और ये पूछ रहा है कि इसमें से कितने कथन जो है वो सही हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कथन इसमें सही हैं। इसलिए जो ऑप्शन डी है हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों का उसके संबंधित नेताओं से मिलान करिए। अर्थात 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें किस केंद्र से किस नेता ने नेतृत्व किया था वो हमें मिलाना है। तो पहला दिया है लखनऊ। लखनऊ से 1857 की क्रांति का किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। मतलब एक का सी के साथ में सही होगा। एक का सी में देखिए कहाँ पर है, एक का सी ये है, एक का सी ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। मतलब कि सी और डी तो नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, दूसरा में दिया है इलाहाबाद। इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो इलाहाबाद से मौलवी जो लियाकत अली खान है इन्होंने नेतृत्व किया था। अर्थात तो दूसरे का ए के साथ में संबंध होगा, दूसरे का ए के साथ में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। मतलब कि जो ऑप्शन बी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए कि कौन किस जगह से किसने किया था। तो जो मथुरा है यहाँ से किसने किया था? तो मथुरा से देवी सिंह ने विद्रोह किया था। किसने? देवी सिंह से ने। और मेरठ से कदम सिंह ने किया था। किसने किया था? कदम सिंह ने। यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर 2 जगहों के बारे में भी आपको पता है तो क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से आप निकाल ले जाओगे। तो ये जरूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन का सारा फैक्ट आपको पता हो तभी उसका आंसर तक आप पहुंच पाओगे। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पहले आप चेक करके बड़े आसानी से उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एका आंदोलन जो कि 1921-22 में हुआ था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि एका आंदोलन का नेतृत्व जो है वो बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ में किया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एका आंदोलन है ये अवध वाले इलाके में लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर वाला जो इलाका था
वहां पर ये किसानों का ये आंदोलन था, इसलिए जो पहले वाले में दिया है ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा वाला जो ऑप्शन देखिए, इसमें ये दिया हुआ है कि यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था। तो ये गलत बात है, क्यों? क्योंकि जमींदारों के नेतृत्व में ये नहीं था, ये जो है वो किसानों और आदिवासियों का नेतृत्व था, जिसका नेतृत्व जो है वो मदारी पासी ने किया था। किसने? मदारी पासी जो थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, ये जमींदारों के नेतृत्व में नहीं हुआ था। मतलब कि दूसरा वाला कथन जो है वो गलत दिया हुआ है। मतलब कि हमारा दूसरा वाला जो ऑप्शन है बी, ये सही होना चाहिए, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरे में दिया है कि इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। तो बिल्कुल सही बात है, इसको पुरजोर समर्थन प्राप्त था। किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, चौथा दिया है कि यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ था और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैल गया था। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अवध वाले इलाके का ये आंदोलन था। अर्थात हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही दिया हुआ है। कुछ थोड़ी सी बातें जो है वो इस एका आंदोलन के बारे में आपको जान लेनी चाहिए, ताकि जो आने वाले एग्जाम है वो में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। ये जो एका आंदोलन था ये 1921 और 22 में हुआ था। कहाँ पर? अवध वाले क्षेत्र में। अवध वाला कौन सा इलाका था? तो अवध का आपको ध्यान में रखना है कि लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर वाला जो इलाका था वहाँ पर ये फैला हुआ था। इस आंदोलन का नाम एका आंदोलन आखिर में क्यों पड़ा? क्योंकि इस आंदोलन में जो लोग शामिल होते थे उनको गंगा जल के साथ में शपथ दिलाई जाती थी कि हम शपथ लेते हैं कि एक साथ मिल करके पुरजोर विरोध करेंगे। और एका का मतलब होता है एक साथ, यूनिटी। इसीलिए इस आंदोलन का नाम जो है वो एका आंदोलन रखा गया। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो एका आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है वो मदारी पासी ने किया था। किसने? मदारी पासी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। तो ये जो पुस्तकें हैं आखिरी कलाम और पद्मावत, इसकी रचना किसने की थी? तो ये इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो पद्मावत है इसकी रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं। बाकी हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो ये यूपी से बिलोंग करते थे। यूपी में कहाँ से? तो यूपी में जो अमेठी जिला है, यूपी में जो अमेठी जिला है, इसी अमेठी जिले के पास में जायस नामक जगह है और उसी जायस नामक जगह पर ये पैदा हुए थे। इसीलिए इनके नाम में भी आप देखोगे तो जायसी लगा हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी। ये एक सूफी प्रेम मार्गी शाखा के एक संत हुए थे और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जहां से कि आपसे बार बार क्वेश्चन में पूछा लिया जाता है। इसलिए आपको ध्यान में ही रखना होगा कि जो पद्मावत है इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है। जो आखिरी कलाम है इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है। इसके अलावा एक और आप ध्यान रखिएगा कि जो अखरावट है, जो अखरावट पुस्तक है, इसकी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश के किस राजनीतिक दल के महासचिव के रूप में कार्य किया था? तो चंद्रशेखर की बात करें हम लोग तो जो चंद्रशेखर थे ये राष्ट्रीय नेता बनने से पहले ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ये जो है वो महासचिव हुआ करते थे। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिला करके किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से एक नहीं था? अर्थात जो कानपुर शहर का निर्माण किया गया था, इस कानपुर शहर को बनाने में कई सारे गांवों को मिलाया गया था, उनमें से कौन सा गांव नहीं था वो हमें बताना है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बिठूर जो है ये कानपुर शहर के निर्माण में ये शामिल नहीं था, इसलिए जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा सीसामऊ,
कुरुस्वाम और पटकापुर, ये तीनों के तीनों गांव जो हैं वो इस कानपुर में शामिल थे। जब कानपुर शहर की स्थापना हुई तो उस समय कानपुर शहर का नाम कानपुर शहर नहीं था, बल्कि इसका नाम जो है वो कानपुर हुआ करता था। क्या था? कानपुर उसका नाम हुआ करता था। बाद में इसका नाम बदल करके कानपुर कर दिया गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया है बिठूर, इस बिठूर के बारे में भी आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि एक रचना से आप भली भांति परिचित होंगे, जिसको कहा जाता है रामायण। रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? तो उनका आश्रम जो है वो इसी बिठूर में गंगा नदी के किनारे है। इसलिए ये बिठूर जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले आगरा शहर किस सत्ता के नियंत्रण में हुआ करता था? तो 1803 में जब अंग्रेजों ने आगरा पर नियंत्रण पाया, उससे पहले जो आगरा है वो मराठा साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, अर्थात मराठाओं के नियंत्रण में हुआ करता था। इसलिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि 1803 से लेकर के 1806 ईस्वी तक तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और इस आंग्ल मराठा युद्ध में जो अंग्रेज हैं, इन्होंने उत्तर भारत में जो अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन के आसपास के जितने भी इलाके थे, उन सब इलाकों पर जो मराठों का कब्जा था, उन सारे जगहों पर इन अंग्रेजों ने इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों की सूची 1 का उनकी भूमिकाओं सूची 2 से मिलान कीजिए। अर्थात सूची 1 में ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम दिया है, और सूची 2 में उन्होंने क्या काम किया था 1857 की क्रांति में, वो दिया है, हमें मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। ए में दिया है नाना साहब। नाना साहब कौन थे? तो नाना साहब जो है, इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था। कहाँ से विद्रोह किया था? तो इन्होंने कानपुर से और झांसी से, 2 जगहों पर इनका नेतृत्व था। तो झांसी नहीं दिया है, इसमें कानपुर दिया है, इसलिए हमारा ए का संबंध किससे होगा? 1 से होगा। दूसरे में दिया है कारू भगत। कारू भगत का संबंध किससे है? तो कारू जो भगत हैं, कारू भगत की हम लोग बात करें तो ये रानीपुर के स्वतंत्रता सेनानी थे। लखनऊ के पास में जो रानीपुर है, वहां से इन्होंने विद्रोह किया था। मतलब कि बी का हमारा संबंध किससे होगा? तो बी का संबंध जो है वो 2 से होगा। सी में दिया है मौलवी अहमदुल्लाह शाह। जो अहमदुल्लाह शाह हैं, इन्होंने कहाँ से विद्रोह किया था? तो इन्होंने विद्रोह किया था फैजाबाद से। फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। मतलब कि सी का हमारा संबंध किससे है? 3 से है। डी में दिया है खान बहादुर खान। खान बहादुर खान की बात करें तो ये जो है वो बरेली से नेतृत्व कर रहे थे, और बरेली में इन्होंने सरकार भी बनाई थी। इसीलिए जो तीसरा है, चौथे का, डी का चौथे से हमारा संबंध होगा। अर्थात ऑप्शंस में देखें तो पहले का ए का ए, बी का 2, सी का 3 और 4 का डी। ऑप्शन जो डी है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अर्थात कौन सा ऑप्शन गलत है, वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। पहले में नाम दिया है कुछ जगहों का। कौन से जगह है? तो जो 1857 के विद्रोह के समय में थे। दूसरा, विद्रोह उस जगह पर किस तिथि को विद्रोह प्रारंभ हुआ था, उससे हमें मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है बैरकपुर। बैरकपुर जगह कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर में मंगल पांडे जो हैं, इन्होंने 29 मार्च को अपने अधिकारियों की गोली मार करके हत्या कर दी थी। अर्थात बैरकपुर का 29 मार्च 1857 से संबंध है। मतलब कि ऑप्शन ए में बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी में देखिए मेरठ दिया है। मेरठ कहाँ पर है? तो ये यूपी में पड़ता है, और मेरठ में 1857 में 10 मई के दिन यहाँ पर जो सैनिक हैं, इन्होंने अपने अधिकारियों की हत्या करके, गोली मार करके हत्या करके दिल्ली की तरफ कूच करके दिल्ली में इन्होंने विद्रोह कर दिया था। मतलब कि मेरठ का भी 10 मई 1857 से बिल्कुल सीधा संबंध है।
सी में देखिए, सी में दिया है झांसी, झांसी दिया है सी में। झांसी में कब शुरू हुआ था 1857 की क्रांति? तो झांसी में शुरू हुआ था 1857 की क्रांति जो है वो 8 मार्च के दिन, सॉरी 8 मार्च को नहीं बल्कि 8 जून के दिन शुरू हुआ था। 8 जून को शुरू हुआ था, लेकिन इसमें दिया है 10 मार्च, मतलब कि जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है ये गलत है। और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया है लखनऊ, ये पड़ता है अवध वाले क्षेत्र में, जहाँ से कि हजरत महल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और ये शुरू हुआ था 4 जून को। अर्थात जो हमारा ऑप्शन सी है झांसी वाला ये सही होगा। एक बात आप ध्यान रखोगे तो इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। एक दृष्टि में मुझे भी लगा कि यार यहाँ पर तो ये पूरा डाटा दे रखा है, पूरी तिथि दे रखी है कि किस जगह पर कौन सी तिथि को आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। लेकिन प्रथम दृष्टिया देखने से ये पता चलता है कि यहाँ पर दिया है बैरकपुर, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर पहले शुरुआत हुआ था 29 मार्च को। और अगर ये आपको पता है कि 1857 की पहली घटना कौन सी थी, अगर ये पता है कि 29 मार्च को बैरकपुर वाली पहली घटना थी, तो इससे पहले तो कोई घटना हो नहीं सकती। और झांसी में आप देखोगे तो ये दिया है 10 मार्च का, तो 29 मार्च से पहले 10 मार्च पड़ता है, तो झांसी में किस तरीके से शुरू हो सकता है, क्योंकि पहली घटना तो बैरकपुर की थी। अर्थात जो ऑप्शन सी है हमारा ये गलत दिया हुआ है। इस तरीके से भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी नेता कौन थे? अर्थात जब 1857 की क्रांति हुई तो बरेली से नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली की बात करें तो बरेली से नेतृत्व करने वाले खान बहादुर खान थे। कौन थे? खान बहादुर खान थे। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह जो है इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। कहाँ से? बिहार से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। नाना साहब की बात करें तो नाना साहब जो है इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। और हजरत महल की बात करें तो जो हजरत महल हैं इन्होंने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो झांसी राज्य था इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति लाई गई थी उसका प्रयोग किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया है हड़प नीति ये बिल्कुल सही होगा। ये हड़प नीति आखिर में थी क्या? तो लॉर्ड डलहौजी जो था इसने एक कानून बनाया था कि जिस भी साम्राज्य में वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा वो साम्राज्य स्वतः ही अंग्रेजी प्रशासन का साम्राज्य हो जाएगा। और हुआ यही कि जो झांसी राज्य था इसमें कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। इसीलिए इस कानून का हवाला देते हुए जो लॉर्ड डलहौजी है इसने झांसी राज्य को अंग्रेजी हुकूमत में शामिल कर लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो अलीगढ़ की लड़ाई जो है ये लड़ी गई थी सितंबर महीने में। 1803 के सितंबर महीने में अलीगढ़ की लड़ी गई थी। और अलीगढ़ के किले पर अंग्रेजों का इस युद्ध में पूरी तरीके से कब्जा हो गया था। इसलिए जो ऑप्शन ए है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। आपको अच्छे से पता होगा कि जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1803 से लेकर के 1806 ईस्वी तक। और इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में उत्तर भारत में जितना भी मराठों का साम्राज्य विस्तृत था वो सारा का सारा खत्म हो गया। अंग्रेज सारा का सारा यहाँ पर हथिया लिए थे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1583 ईस्वी में प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद किस शासक ने कर दिया था? तो इलाहाबाद का नाम किसने बदला था? तो साल था 1583 का, शासक था अकबर। इसने प्रयाग का नाम बदल करके इलाहाबाद कर दिया था। इसलिए जो ऑप्शन ए है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन ये इलाहाबाद नाम कब तक चला? तो ये इलाहाबाद जो है चला था 2018 ईस्वी तक। 2018 ईस्वी में फिर भारत सरकार ने इस इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया है।
तो प्रयागराज का पुराना नाम क्या हुआ करता था? इलाहाबाद। इलाहाबाद से भी पुराना नाम क्या था इसका? प्रयाग था। इलाहाबाद से भी पुराना नाम क्या था? प्रयाग था। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था, आप सही करके आओगे कि प्रयागराज था। तो प्रयागराज इलाहाबाद का पुराना नाम नहीं था, इलाहाबाद का पुराना नाम जो है वो प्रयाग था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए की थी? तो जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हैं, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना इसलिए की थी ताकि अंग्रेजों की विधानसभाओं के अंदर जा कर के वहां पर उनका विरोध करें, वहां पर जो विधानसभा है उसका नाश करें। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया है कि विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उसका नाश करने के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग स्वराज पार्टी की बात करें तो जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। क्यों की गई? क्योंकि 1922 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो यहाँ पर इन दो लोगों ने मांग उठाई कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अंग्रेज चुनाव करा रहे थे विधानसभाओं के लिए। लेकिन जो कांग्रेस थी इसने मना कर दी कि कांग्रेस जो है वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। तो फिर क्या किया कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इलाहाबाद में इकट्ठा हुए और यहाँ पर इन्होंने 1923 में एक स्वराज पार्टी की स्थापना की और इस पार्टी ने चुनाव लड़ा और कुछ लोग जीते भी और जीत करके इन विधानसभाओं में जाकर के अंग्रेजों का विरोध भी किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ पर हुई थी? तो गांधी जी की सार्वजनिक उपस्थिति की बात करें कि पहली बार सार्वजनिक रूप से गांधी जी कहाँ पर आए थे, तो ये आए थे बनारस में। कहाँ पर? बनारस में। इसलिए जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। एक बात आपको अच्छे से पता होगी कि 1909 में गांधी जी हैं जो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट करके आए थे और ये पहले भारत का भ्रमण कर रहे थे, भारत को देख रहे थे, समझ रहे थे कि भारत में क्या क्या किस तरीके से चल रहा है। इसी बीच इसी बीच 6 फरवरी की तिथि थी। 6 फरवरी 1916 को 6 फरवरी 1916 को बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय जो मदन मोहन मालवीय ने बनाया था उसी का उद्घाटन समारोह था और इसी उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया था। जब महात्मा गांधी यहाँ पर आए तो इनको बनारस को देखने की इच्छा हुई तो ये बनारस में निकल गए। बनारस में इन्होंने इतनी गंदगी देखी कि जब यहाँ पर ये आए इस समारोह में और ये जब स्पीच देने के लिए गए तो यहाँ पर शिक्षा का मुद्दा छोड़ करके वो बनारस के गंदगी की बात यहाँ पर करने लग गए। बनारस के जो राजा थे उनको कोसने लग गए, बनारस की जो जनता थी उनको मतलब बताने लग गए कि किस तरीके से स्वच्छता अपनाई जाए। तो ये उत्सव किस चीज का था? शिक्षा का। लेकिन भाषण किस चीज का दिया? सफाई का। इसीलिए ये उपस्थिति उनकी बहुत ही चर्चा में आ गई थी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पहली इनकी सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ पर हुई थी? बनारस में। कब हुई थी? तो 6 फरवरी 1916 ईस्वी को जब उद्घाटन समारोह था उसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुई थी? तो चौरी चौरा नामक जो घटना हुई थी इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये हुई थी गोरखपुर के नज़दीक में। गोरखपुर जो शहर है उसी के पास में एक चौरी चौरा नामक जगह है, गांव है। बेसिकली दो गांव हैं, एक चौरी और एक चौरा। रेलवे लाइन के एक तरफ चौरी है, दूसरी तरफ चौरा है। यहाँ पर एक घटना हुई थी। किस तारीख को? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को एक घटना हुई थी। इसी को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। अगर चौरी चौरा घटना की हम लोग बात करें कि आखिर में इसमें हुआ क्या था, तो 1922 के स्थिति की बात करें तो उस समय हमारे देश में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था और उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। और इसी आंदोलन के तहत इस चौरी चौरा गांव में जो है वो मार्च निकाला जा रहा था और इसी मार्च में जो मार्च निकालने वाले लोग थे उनकी और जो वहाँ की पुलिसकर्मी थे उनसे झड़प हो गई। और इस झड़प के बाद पुलिसकर्मी जो है वो थाने में जा करके घुस गए और वहाँ पर अंदर से ताला लगा दिए ताकि इन लोगों से अपनी सुरक्षा कर सके। लेकिन ये आंदोलनकारी इतने नादान थोड़े थे,
इन लोगों ने क्या किया कि ये ताला तो लगा दिए थे, तो इन लोगों ने क्या किया कि इस पूरे पूरे के पूरे पुलिस चौकी को इन्होंने आग लगा दिया। और आग लगाने से ये हुआ कि इस पुलिस चौकी में कुछ कुल 22 पुलिस वाले थे, और पूरे के पूरे 22 पुलिस वालों की यहाँ पर जल करके मृत्यु हो गई। इसके बाद इस घटना का पता चला महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने कहा कि हम अपने भारतीयों से लड़ रहे हैं या फिर अंग्रेजों से। आपने जिस थाने में आग लगाई उसमें सारे के सारे लोग कौन से थे, भारतीय लोग थे, जो कि अंग्रेजों के सेना में शामिल थे। इन सारे लोगों के मरने से जो विधवाएं हुई हैं वो भारत की महिलाएं विधवाएं हुई हैं, जो अनाथ हुए हैं बच्चे वो भारत के बच्चे अनाथ हुए हैं, जो परिवार बर्बाद हुए हैं वो भारत के परिवार बर्बाद हुए हैं। इससे अंग्रेजों का क्या घाटा हुआ। इसलिए हमारा जो असहयोग आंदोलन है ये इस तरीके से नहीं चलेगा, और आज से हमारा असहयोग आंदोलन ठप हो जाता है। और चौरा चौरी के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश दिया था उसी को धर्म प्रवर्तन चक्र कहा जाता है। और ये धर्म प्रवर्तन चक्र जो है इन्होंने बनारस में दिया था। वाराणसी के समीप इन्होंने बनारस में ये धर्म प्रवर्तन चक्र का अपना प्रवचन दिया था। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर किस मुद्दे पर ये बोले थे, तो इन्होंने दुख के मुद्दे पर, मनुष्य के जो दुख हैं इस पर इन्होंने बोला था। 5 अनुयायी यहाँ पर शामिल थे। और इसका प्रतीक आपसे पूछा जाता है कि जो धर्म चक्र प्रवर्तन है इसका प्रतीक क्या है। तो इसके 2 प्रतीक हैं, एक तो चक्र है और दूसरा जो है हिरण है। ये 2 जो है वो इसके प्रतीक हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित वो कौन सी जगह है जहां पर कि अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ में अवतीर्ण हो गए थे। तो यूपी की कौन सी जगह है जहां पर कि एक कथा व्याप्त है कि बुद्ध भगवान वहां पर आए, अपनी माँ को उपदेश दिए और फिर ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ में स्वर्गलोक को चले गए थे। तो वो जगह है संकसिया। कौन सी है, संकसिया है। ये संकसिया पड़ती कहाँ पर है, तो ये पड़ती है फर्रुखाबाद में। इसीलिए जो ऑप्शन ए है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। जो गौतम बुद्ध थे इनकी माता कौन थी, तो इनकी माता जो थी वो महामाया थी। कौन थी, महामाया थी। और जो महामाया थी वो अवध की राजकुमारी थी। इसीलिए ये अवध में उस समय थी, और अवध में वो आए थे यहाँ पर उपदेश देने के लिए माँ को, और दे करके वो ब्रह्मा और इंद्र के साथ में फिर वापस चले गए थे, ऐसी मान्यता है। और ये कहाँ की मान्यता है, तो ये जो है वो संकसिया की मान्यता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में विद्यमान निम्नलिखित ऋषियों या संतों में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो ये जो 4 नाम दिए गए हैं इनमें से कौन उत्तर प्रदेश से बिलोंग नहीं करते हैं वो हमें छांटना है। तो ऑप्शन ए में दिए हैं याज्ञवल्क। याज्ञवल्क जो ऋषि हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो याज्ञवल्क जो हैं ये गुजरात के ऋषि थे। कहाँ के, गुजरात के थे, ये यूपी के नहीं थे। और यही पूछ रहा है कि कौन सा ऋषि जो है वो यूपी का नहीं था, तो ये याज्ञवल्क थे। इसलिए जो ऑप्शन ए है हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में देखिए भारद्वाज दिया है। भारद्वाज कहाँ के थे, तो ये यूपी के थे। यूपी में कहाँ के, तो यूपी में इलाहाबाद के। यूपी में इलाहाबाद के ये भारद्वाज हैं। आप जाओगे इलाहाबाद में तो इलाहाबाद में कौन सी जगह है, इलाहाबाद में आनंद भवन। जो इलाहाबाद में आनंद भवन है उसी से जस्ट थोड़ा सा आगे जाओगे तो भारद्वाज आश्रम बना हुआ है, वहीं पर भारद्वाज मुनि रहा करते थे। ऑप्शन सी में देखो अत्रि ऋषि का नाम दिया है। अत्रि ऋषि कहाँ के थे, तो अत्रि ऋषि जो है ये भी यूपी के ही थे। यूपी में जो चित्रकूट है, जो यूपी में चित्रकूट है यहाँ पर ये निवास करते थे अत्रि ऋषि। ऑप्शन डी में दिया है पारसनाथ। पारसनाथ थे, ये कौन से धर्म से बिलोंग करते थे, तो ये जो है वो जैन मुनि थे पारसनाथ। ये बनारस में ये पैदा हुए थे, इसीलिए इनका भी संबंध कहाँ से है, यूपी से है। जो पारसनाथ हैं ये 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिए थे। 83 दिन तक इन्होंने तपस्या की, 84वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये फिर झारखंड चले गए थे। झारखंड में जो समेत पर्वत है उसी के समेत शिखर पर ये जा करके रहने लगे। बाद में उस पर्वत का नाम जो है वो पारसनाथ की पहाड़ियाँ रख दिया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो है वो किस धर्म का तीर्थ स्थल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो जैन धर्मावलंबियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका शुरुआत जो है वो मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। इसलिए जो ऑप्शन बी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। मेरठ में कौन सी तिथि थी जब शुरुआत हुआ था? तो वो तिथि थी 10 मई की। 10 मई 1857 के दिन क्या हुआ कि अंग्रेजों की सेना में जो भारतीय सैनिक थे इन लोगों ने विद्रोह कर दिया और अपने जो अधिकारी थे उनको गोली मार करके हत्या कर दी। उसके बाद वहां से पैदल जो है वो दिल्ली के लिए कूच कर दिए। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय जो है वो मुगल बादशाह था, वहां पर पहुंचे और उसको भारत का बादशाह घोषित करके वहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दिए थे। इसलिए जो ऑप्शन बी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की पहली घटना कौन सी थी। ध्यान रखिएगा, दो चीजें, पहली घटना कौन सी थी और पहला विद्रोह कहाँ से हुआ था, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहला विद्रोह मेरठ से हुआ था 10 मई को, लेकिन पहली घटना की बात करें तो 29 मार्च को पहली घटना हुई थी। कहाँ पर? तो 29 मार्च को बंगाल का जो बैरकपुर छावनी है, जो बैरकपुर छावनी है वहां पर पहली घटना हुई थी। वह क्या था कि 34वीं जो नेटिव वहां के इनफील्ड थी, वहां पर एक सैनिक थे मंगल पांडे। उनसे कहा गया कि ये जो बंदूक की जो गोली है जिसमें कि गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, इसको खींच करके बंदूक में लगा करके उस पर फायर करो। और उन्होंने मना कर दिया डायरेक्टली कि मैं इस बंदूक को नहीं चलाऊंगा, और उस बंदूक के नाम थी एनफील्ड राइफल। ज़्यादा जोर जबरदस्ती करने पर उन्होंने क्या किया कि अपने जो अधिकारी थे उन लोगों को ही गोली मार करके उन्होंने हत्या कर दी थी। और उस हत्या के 8 दिन के बाद, सिर्फ 8 दिन तक मुकदमा चला और 9वें दिन इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति का यहाँ पर विद्रोह था, इसीलिए इसको 1857 की घटना स्वीकार किया जाता है, लेकिन विद्रोह इसको नहीं माना जाता है। पहला विद्रोह माना जाता है कि इसको तो 10 मई को मेरठ वाला जो विद्रोह हुआ था सैनिक विद्रोह, इसको पहला विद्रोह माना जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के भी बहुत सारे सवाल हैं, लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस हैं, और जो क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, तभी वो वीडियोस बनाऊंगा जब आपके यहाँ पर कमेंट्स आएंगे कि क्या ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है, क्योंकि बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगता है, और अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा तो फिर बनाने का कोई मतलब निकलता नहीं है। इसलिए आप हमें ज़रूर बताएं कि इन वीडियो से क्या आपको कुछ फ़ायदे होते हैं तो क्या होते हैं। आप अगर बताएंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि फिर आगे की भी वीडियो को जारी रखूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी के जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।